गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करूंगा। जैसे यमन ने पूरे देश की टेंशन को बढ़ा के रख दिया है। यूएस कमांड ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यमन के हुतीस के लाल सागर के अंदर 15 बड़े जहाजों पर हमला किया गया है। 15 बड़े जहाजों पर अटैक किया गया है। ये जहाज या तो इजराइल के थे या तो यूरोपीय देशों के थे। इसकी वजह से कुछ परेशानियों को भी झेलना पड़ रहा है यूरोपीय देशों को। यूरोप के हुतीस ने अब पूरे देश की टेंशन को बढ़ा के रख दिया है। अब यूरोप बड़े बड़े बयान दे रहा है, टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन हुतीस को रोकने के लिए अपने वॉरशिप्स के साथ कोई भी समुद्र में उतरना नहीं चाह रहा। देखो, ये तो न्यूज आपने सुनी ली होगी कि भारत में आने वाले एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये भी न्यूज निकल कर आ रही थी कि लाल सागर के अंदर एक शिप पर अटैक हुआ था जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ था। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने इस बात को झुठलाते हुए ये कहा था कि उस जहाज पर इंडिया का झंडा नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका ने ये इन्फॉर्मेशन गलत फैलाई थी। अमेरिका ने इस बात को लेकर ईरान को टारगेट किया। फिर ईरान इस बात को अपोज करते हुए ये बोला कि अमेरिका के पास सबूत क्या है कि हमले ईरान ने करवाए हैं। ईरान इस बात को लेकर साफ ये कह रहा है, अगर हुतीस की वजह से आप ये कहना चाह रहे हो कि हमले ईरान ने करवाए हैं तो हमारा हुतीस से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब ईरान तो साफ कह रहा है कि हुतीस से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही हम हुतीस को हथियार सप्लाई करते हैं। हम हुतीस से ये नहीं कहते कि हमला करो, हमारे इशारे पर वो बिल्कुल भी नहीं चलता। उसका जब मन करता है तब वो हमला करता है और ना ही हमला करने के लिए हमसे कोई परमिशन मांगता है। लेकिन अमेरिका बार बार ईरान को टारगेट कर रहा है क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और दूसरा देश अपने आप को सुपर पावर कहलवाए। लेकिन गाइस, ईरान हुतीस के साथ तो है। ये मतलब एक क्रिकेट के 12th प्लेयर की तरह काम कर रहा है। खेलते तो 11 प्लेयर्स ही हैं, उसमें एक ऐसा साथी भी होता है जो प्लेयर्स के पास जाता है, उनको पानी पिलाता है। प्लेयर्स को अगर पसीना आएगा तो उनके लिए टॉवल लेकर जाएगा, उनके पसीने को पहुंचेगा। अगर बैट टूट जाएगा तो बैट लेकर जाएगा, उनको देगा। तो ईरान भी इसी तरह से हुतीस की मदद करके 12th प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ईरान का सपोर्ट हुतीस को भी है, हमास को भी है और हिजबुल्लाह को भी है। ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह खौमेनी ने साफ बोल दिया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम हुतीस को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम हुतीस को तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक आप इजराइल को सपोर्ट करते रहोगे। आप इजराइल को गाजा में सपोर्ट करने के लिए मदद करेंगे तो इधर हम हुतीस को फुल सपोर्ट देंगे कि वो लाल सागर में जहाजों पर अटैक करे। ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि ईरान ने समुद्र में अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 1000 किलोमीटर तक अटैक कर सकने वाली एआई टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया गया है। अब ये जो एआई टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें हैं, अगर इनको जैसे ही टारगेट पर सेट कर दिया जाए, सपोज करो कि अगर हमने इन मिसाइल्स को सेट कर दिया किसी टारगेट के ऊपर, अगर सामने टारगेट नहीं भी है, अगर टारगेट एक जगह से दूसरी जगह भी मूव हो जाता है, तो ये जो मिसाइलें हैं एआई टेक्नोलॉजी से लैस, ये अपने टारगेट को स्विच भी कर सकती हैं। यमन के अंसरुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल एरो 3 इंटरसेप्ट मिसाइल का इस्तेमाल करता है जिसकी कीमत $5 मिलियन है। कभी कभी जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो हमारे एक मिसाइल को रोकने के लिए कई मिसाइलें एक साथ छोड़ देता है और इसकी एक मिसाइल की कीमत $5 मिलियन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी भरकम खर्च अभी इजराइल को उठाना पड़ रहा है। पूरा का पूरा इजराइल कर्जे में डूबा हुआ है। इतने कर्जे में डूबने के बाद भी अमेरिका काफी हद तक मदद कर रहा है। लेकिन ऐसी मिसाइलें देना आसान काम भी नहीं है क्योंकि समुद्र में लड़ने के लिए एंटी शिप मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, इन सारी मिसाइलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसी मिसाइलें यमन हुतीस के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि गाजा के पूर्व और पश्चिम में तेल हल हवा, जयदू और सबरा की बस्तियों से इजरायली सेना ने अभी जो भी उनकी सारी गाड़ियां थी, जो भी उनके वाहन थे, उनको पूरी तरह से वापस कर लिया है। इजरायली सेना यहाँ तक कि अपना डेरा जमाए हुए थी वहां पर, लेकिन अब इन इलाकों से गाजा के इजरायली सेना ने अपनी सारी गाड़ियों को पूरी तरह से वापस कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इजराइल धीरे धीरे करके अपनी गाड़ियों को या फिर अपनी सेना को समेट रही है। एक बार फिर से नेतन्याहू अपनी जनता के सामने आया। उसने बयान दिया कि हम इस युद्ध को आखिर तक लड़ते रहेंगे। एक बार फिर उसने ऐसा कहा कि हमास या तो सरेंडर कर दे या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ या फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। इजराइल ने 2 हफ्ते पहले हमास को ये ऑफर दिया था, हम 1 हफ्ते तक युद्ध को विराम करेंगे और आप हमारे 10 कैदियों को रिहा कर देंगे। लेकिन हमास ने ये कह दिया था कि हम ऐसी कोई भी डील एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऑफर को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर इजराइल ने ये कहा कि हम अपने 10 कैदियों के बदले 3 हफ्तों तक युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमास ने इजराइल के इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। हमास के नेता इस्माइल हानिये इजराइल के इस ऑफर को लेकर जो मिस्र के जरिए इजराइल ने रखा था, इस पर बात करने के लिए काहिरा गए थे।
लेकिन इस्माइल हानिये काहिरा से वापस आ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई भी डील हम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आखिरी फैसला यही है कि पूरा युद्ध विराम होना चाहिए और साथ ही साथ जितने भी इजराइल ने हमारे फिलिस्तीनी के लोगों को कैद करके अपनी जेलों में रख रखा है, सारे के सारे कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही इजराइल के बंधक छूट पाएंगे। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस जंग में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। अगर हमास की हार हो रही होती तो वो युद्ध विराम करने के लिए आसानी से राजी हो जाता। इन सारी बातों को लेकर इजरायली सेना के पूर्व उप प्रमुख ने कहा कि हमास के साथ जो कुछ भी युद्ध शुरू हुआ था ये इजराइल की एक बहुत बड़ी नाकामी के साथ शुरू हुआ था और अभी भी इजरायली सेना नाकाम है। इजराइल की सेना इतने दिनों के बाद याह्या अल सनवार को मार भी देती है, फिर भी इजरायली सेना इस जंग में नाकाम रही है। बंदियों को छुड़वाने का जो इजराइल के पास एकमात्र रास्ता है वो यही है कि हमास के साथ बैठकर बातचीत करे। बातचीत के जरिए हमास अपने बंदियों को छुड़ा सकता है। इस बात को और कोई नहीं कह रहा है बल्कि खुद इजरायली सेना के पूर्व उप प्रमुख रह चुके के द्वारा कहा जा रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।